अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना। इसमें हम उर्दू नावल टाइम टाइम फिश की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर प्रेस कर दें ताकि आपको अच्छे अच्छे नावल और अच्छी अच्छी किताबें ऑडियो शक्ल में मिलती रहें। शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। पिजारो शहर के मुख्तलिफ अतराफ से होती हुई एक पोश इलाके के महल नुमा घर में दाखिल हुई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं अब तक कितनी फजूल ज़िंदगी गुजारता रहा हूँ। टवाना साहब तो गाड़ी से नीचे उतरते ही घर के अंदर चले गए। अलबत्ता हम पांचों वर्कर साइड पर बने बड़े से ड्राइंग रूम नुमा कमरे में आकर बैठ गए। ड्राइंग रूम में जा बजा टवाना साहब की तस्वीर लगी हुई थी और हर तस्वीर के नीचे इन्हें शेर, चीता, उकाब, घोड़ा और पता नहीं कौन कौन से खिताबात दिए गए थे। मैं सोचने लगा कि क्या टवाना साहब में इंसानों वाली कोई बात नहीं। हमें ड्राइंग रूम में बैठे थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि मुलाजिम खाना ले आया। जानी ने मेरी टेंट पर तबला बजाते हुए कहा, क्यों गुरु, कैसा है? ठीक है, बस मिर्चें जरा तेज हैं। मैंने लुकमा हजम करते हुए कहा, अबे मैं खाने की नहीं इस काम की बात कर रहा हूँ। वो चीखा, ओह सॉरी, काम भी अच्छा है लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि इलेक्शन के दिनों में तो तुम नारेबाजी लगाकर रोटी रोजी कमा लेते होगे, लेकिन बाद में क्या करते हो? मेरी बात सुनकर जानी ने अपनी मूंछों में खला करते हुए इंतहाई मकरूह कहका लगाया और अजराह बंदगी गरा सख्त करते हुए कहा, असल काम ही इलेक्शन के बाद शुरू होता है। टवाना साहब इलेक्शन जीते या हारे वो हमें मुसलसल खर्चा पानी देते रहते हैं। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि वो 3 दफा MNA बन चुके हैं, तो क्या जलसे में मौजूद हजारों कारकुनों की रोटी रोजी का खर्चा टवाना साहब उठाते हैं? मेरे हल्के में लुकमा फंस गया। अबे नहीं बे, टवाना साहब सियासी बंदे हैं, रफाही नहीं। ये जो इतने हजारों लोग टवाना साहब के जलसों में आते हैं ये सारे थोड़ी वर्कर होते हैं। इन हजारों लोगों को जलसों में लाने वाले हम जैसे चंद वर्कर ही होते हैं, लिहाजा पैसा भी हमें ही मिलता है। अल्लाह टवाना साहब को जिंदगी दे। हमारा तो बिल्कुल बच्चों जैसा ख्याल रखते हैं, बच्चों की तरह। तो क्या वो तुम्हारी नैपी भी बदलते हैं? मैंने आंखें फैलाई। जानी ने कहर आलूद नजरों से मेरी तरफ देखा और फिर बाकी वर्करों की तरफ गर्दन घुमाई। वो सब इर्द गिर्द से बेनियाज खाने में जुटे हुए थे। कसम खुदा की तेरी जबान तुझे किसी दिन KM जरूर दिखाएगी। KM क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा। अबे तुझे KM का नहीं पता? मेरा ख्याल है ये कोई कौमी इदारा है। मैंने लियाकत जमाई। अबे गंजे, KM का मतलब होता है कुत्ते की मौत। मैंने काम कर जल्दी से पानी का गिलास मुंह से लगा लिया। मेरी हालत देखकर जानी ने अपना नामा अमाल में एक और कहका का इजाफा किया और फिर लुत्फ अंदोज होते हुए बोला, अभी तक तूने अपना नाम नहीं बताया और ना ही ये बताया है कि तू किस जुर्म में जेल में बंद था। मैंने आखिरी लुकमा लेते हुए एक ज़ईफ डिकार लिया और मुंह पूंछते हुए मुख्तसर लफ्जों में उसे अपनी दास्तान हयात सुनाई। मेरी कहानी सुनते ही जानी की आंखें यकदम चमक उठी। दूसरे वर्कर खाना खत्म कर चुके थे और सलाम दुआ लेकर जा रहे थे। जानी ने कुछ लम्हे तवक्कुफ किया और फिर मेरे करीब आते हुए बोला, तू बहुत खुशकिस्मत है। क्यों, मेरे मुंह पर अमेरिका लिखा है? अबे नहीं कमाले, तू तो अमेरिका से भी बड़ा चालबाज निकला। अबे मेरी मान, सेठ को सब कुछ बताकर इसकी इज्जत के नाम पर लंबी रकम बटोर ले। सुभान अल्लाह, क्या आइडिया है। और अगर फहमी ने सेठ तक पहुंचने से पहले ही मेरी सांसें बटोर ली तो? जानी ने एक गहरा सांस लिया, जेब से गुड़ लीफ की डब्बी निकाली, उसमें से केटो निकाल कर सुलगा लिया, फिर मेरी तरफ देखा और एक गहरा कश लगाकर सोफे की पोस्ट से टेक लगाते हुए कुछ सोचने लगा। काफी देर तक वो इसी हालत में रहा, फिर यकदम चौंका और आहिस्ता से बोला, फहमी को ना उठवा लें? मुझे इसके मुंह से फहमी का नाम बहुत बुरा लगा। जानी तमीज से बात कर, नाम मत ले, वो तेरी भरजाई है। जानी के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार उभर आए। अच्छा भाई, नाम नहीं लेता तो क्या ख्याल है, भरजाई को उठवा लें? मैंने गौर किया तो मुझे इसका ये जुमला पहले जुमले से भी 100 गुना ज्यादा बदतमीज लगा। इससे पहले कि मैं इसके जुमले पर कोई रद्द अमल जाहिर करता, अचानक अंदर का दरवाजा खुला और टवाना साहब ड्राइंग रूम में आ गए। मैं बेख्तियार उठ खड़ा हो गया और टवाना साहब के हुलिये पर नजर पड़ते ही मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। उन्होंने औरतों वाला लिबास पहन रखा था, हाथों में चूड़ियां और कानों में बालियां, होंठ पर गहरी लिपस्टिक और मुंह पर मेकअप की दबीज तह। अंदर दाखिल होते ही वो सीधा मेरी तरफ आए
और आते ही मेरी टेंड पर एक बोसा दिया। मैं किसी बुत की तरह साकित जामद खड़ा था। जानी भी घबरा कर खड़ा हो गया। टवाना साहब ने एक नज़र जानी पर डाली, फिर सेक्सी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए बोले, सदके जाऊं, कौन हो तुम? एक गबरू नौजवान, आजा सीने नाल लग जा ठा करके। उन्होंने बाहें फैलाई, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। टवाना साहब बिल्कुल खुसर पुसर लग रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इधर टवाना साहब मुसलसल मुझे अपनी बाहों में लेने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। मैंने बेचारगी से जानी की तरफ देखा, जो मुझे अजीब से इशारे कर रहा था। मैंने बड़ी कोशिश की कि इसका कोई इशारा समझ सकूं, लेकिन हालत कुछ ऐसी हो रही थी कि सब कुछ गाँव माँव हो रहा था। टवाना साहब ने लहक लहक कर गाना शुरू कर दिया। अल्लाह करे तेरी किसे नाल अख लड़ जावे, जिन्ना मैनू तू सताया कोई तैनू भी सतावे। एक लम्हे के लिए तो मुझे यूं लगा जैसे मैं गड़ोली की तकरीब का मेहमान खुसूसी हूँ या मौत का कुआं देख रहा हूँ। जानिब बराबर मुझे इशारे किए जा रहा था, लेकिन मुझे टवाना साहब की तरफ से फुर्सत मिलती तो मैं किसी और तरफ ध्यान देता। मेरी घबराई हुई शक्ल से गालबन टवाना साहब को मजीद हिजान नसीब हो रहा था, इसलिए वो मचल मचल कर अपने दिलकश अदाओं के जरिए मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे थे। मुझे अपनी इज्जत शदीद खतरे में महसूस हो रही थी। मैं तेजी से छलांग लगाकर जानी के करीब आ गया। मुझे यूं अपने से दूर जाते हुए देखकर टवाना साहब की आंखों में और भी प्यार उमड़ आया और ठुमक ठुमक कर चलते हुए मेरे करीब आए। बगौर मेरा जायजा लिया और जानी की तरफ मुंह करके बोले, जानी मर जानिया, कहाँ से लाया है ये हीरा? जवाबन जानी भी औरतों की तरह हाथ नचाकर बोला, ए हे, ये किन चक्रों में पड़ गई हो? ये भी हमारी तरह एक औरत है। जानी की बात सुनकर मुझे एक और शाक लगा। मैंने तेजी से खुद पर नजरें डाली और मुख्तार तरीके से खुद को टटोला और तानीस की मुरवज्जा में आर पर पूरा न पाकर मेरे तन बदन में आग लग गई। इससे पहले कि मैं जानी को कोई जवाब देता, जानी भी हिजड़ों की तरह मटकते हुए मेरे करीब आया और कड़क कर बोला, जुलेखा बोलती क्यों नहीं हो? टवानी तुम्हें मर्द समझ रही है। उफ खुदाया, मेरी हालत ऐसी हो रही थी जैसे सरे बाजार किसी ने मुझे एक पांचे वाली पैंट पहना दी हो। पहले तो मेरा जी चाहा कि जानी के चेहरे पर घूंसा दे मारो, वही मुझे यहाँ लाने का जिम्मेदार था, लेकिन फिर सोचा कि इस तरह तो मसला मजीद बिगड़ सकता है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा लीडर और इसका वर्कर दोनों पार्ट टाइम जनाने होंगे। बेहुदा शक्ल वाली जानी तो औरतों की तरह बोलते हुए और भी मज़ाक़ खेज लग रहा था। मेरी समझ से बाहर था कि टवाना साहब के बाद बैठे बिठाए जानी भी कैसे जिन्स बदल गया। मुझे तज बजब में देख कर जानी यकदम मेरे करीब हुआ और सरगोशी की, कमाले टवाना साहब को इस वक्त दौरा पड़ा है और इस वक्त इनसे बचने का एक ही तरीका है कि खुद भी औरत बन जाओ। टवाना साहब मेरी तरफ लपके, एक खूबसूरत बगैर बालों वाले टार्जन, क्या तुम मर्द नहीं हो? मैं बेबसी से जानी को देखने लगा। हाँ हाँ बोल जुलेखा, बता दे कि तू मर्द नहीं है। जानी ने मुझसे जलील तरीन फरमाइश की, नहीं नहीं, मेरा दिलबर औरत नहीं हो सकता, ये तो मेरी जान है। टवाना साहब मूछें पड़काते सीने के ज़ेरो बाम को संभालते मेरे करीब हो गए। मुसीबत के बाद गधे को भी बाप बनाने का तो सुना था, लेकिन आज खुला के मुसीबत के बाद कभी कभार जिन्स भी तब्दील करना पड़ती है। हाँ जी, मैं औरत हूँ, मेरी ममनाई हुई आवाज़ निकली और ये सुनते ही टवाना साहब एक झटके से रुक गए। मैंने देखा कि इनकी आंखें यकदम अंगारे बरसाने लगी थी। उन्होंने एक अदा से अपने बाल झटके और हाथ नीचे करके बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे मर्द बनकर धोखा देते हुए? आ जाने दो तुम्हारे खामिद को, मैं उसे तुम्हारे सारे करतूत बताऊंगी। तुम्हारी जैसी औरतें बड़ी फप्फे कुटनियां होती हैं। मैं हुनको की तरह आंखें जमीन में गाड़े खड़ा था। एक लम्हे के लिए तो मुझे यूं लगा जैसे वो वाकई मेरे खामिद की शिकायत लगा देगा। फिर मैंने जानी की तरफ देखा। बदबख्त इशारों इशारों में मुझे दाद दे रहा था। अभी ये सीन जारी ही था कि अंदर का दरवाज़ा एक धमाके से खुला और एक औरत और चंद मुलाजिम भागे भागे अंदर दाखिल हुए। औरत के बारे में मुझे बाद में मालूम हुआ कि वो टवाना साहब की बीवी थी। अंदर आते ही इसने कहर भरी नज़र टवाना साहब पर डाली और मुलाजिमों को इशारा किया। मुलाजिम तेज़ी से आगे बढ़े और उन्होंने पलक झपकते ही टवाना साहब को काबू कर लिया। टवाना साहब इस अचानक उफ्ताद से सीख पा हो गए और चिल्लाने लगे, छोड़ दो मुझे,
تم لوگوں کو میری جوانی کا ذرا بھی خیال نہیں، نہ شادی کرتے ہو نہ انجوائے کرنے دیتے ہو۔ چھوڑ دو مجھے ورنہ میں چھت سے کود کر جان دے دوں گی۔ ہائے اللہ، مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی۔ ٹوانا صاحب کی باتیں سن کر اکثر ملازموں کی دبی دبی ہنسی نکل گئی، لیکن بیگم صاحبہ کے گھورنے پر وہ یکدم سنجیدہ ہو گئے۔ ٹوانا صاحب کی بیگم بھی غصے میں بھری ہوئی تھی۔ غضب خدا کا، میری ساری لپسٹک اور میک اپ کا سامان تباہ کر دیا اور میرے نئے کپڑے بھی پہن کر کھلے کر دیے۔ لے جاؤ ان کو اور اندر جا کر پانی کے ٹب میں غوطے لگاؤ۔ بیگم ٹوانا نے ملازمین کو حکم دیا اور ملازمین ٹوانا صاحب کو میت کی طرح اٹھا کر باہر لے گئے۔ بیگم ٹوانا نے ایک چٹتی نظر ہم دونوں پر ڈالی جو خاموش سر جھکائے کھڑے تھے، پھر کڑک کر بولی، تم لوگ جاؤ اور خبردار جو دیکھا ہے اس کا تذکرہ کسی سے مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ جانی دھم سے صوفے پر گر گیا۔ میں بھی بیٹھ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم بغیرت آباد کا پیدل سفر کر کے آئے ہیں۔ جانی کچھ دیر لمبے لمبے سانس لیتا رہا، پھر سگریٹ سلگا کر آرام سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر کچھ سوچنے لگا۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ حرام ہے جو اس کی آنکھوں میں شرم کا ذرا بھی نظر آیا ہو۔ وہ اس طرح سے لا تعلق بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرا خیال تھا کہ وہ خود مجھ سے بات کرے گا، لیکن جب کافی دیر تک صرف دھواں ہی میری طرف آتا رہا تو میں نے آہستہ سے کہا، جانی۔ جانی بدستور آنکھیں بند کیے سگریٹ کے کش لیتا رہا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ میں نے دوبارہ اسے بلایا، جانی۔ ہوں، اس نے ہنکارا لگایا۔ یہ سب کیا تھا؟ کون؟ یہ جو تھوڑی دیر پہلے یہاں ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے؟ اس نے آنکھیں کھول کر مجھے آنکھ ماری اور میرا دل چاہا کہ اس کے منہ پر کھرپا دے ماروں، لیکن بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کیا اور تھوڑا آگے ہوتے ہوئے کہا، تو بہت بڑا بغیرت ہے، بے شرم بھی اور حرامزادہ بھی ہوں۔ جانی نے اپنے دو اور اہم عہدے بتائے۔ کیا فائدہ ایسی مردانگی کا جسے تسلیم کرتے ہوئے بھی شرم آئے؟ توف ہے مجھ پر، میں نے خود پر لعنت بھیجی۔ اصل میں تجھے زیادہ غصہ چڑھ گیا ہے۔ ایسا کر، مجھے ماں بہن کی 6-7 گالیاں نکال لے، پھر خود بخود ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ جانی پوری طرح سے مجھے زج کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ابھی خدا کے واسطے بتا تو صحیح کہ یہ کیا چکر ہے؟ یہ اتنا لمبا چوڑا روب دار ٹوانا یکدم بد کردار عورت میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ میں نے ہاتھ جوڑے۔ جانی تیزی سے سیدھا ہوا۔ ابھی آہستہ بول، بھنگی کی اولاد، ٹوانی نے سن لیا تو تک کے کباب بنوا دے گی۔ اوکے اوکے، میں نے خود کو تعلیم یافتہ ثابت کیا۔ جانی پھر صوفے میں گھس گیا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ٹوانا صاحب کو یہ بیماری کیسے لگی، اور اگر واقعی انہیں اس بیماری کے دورے پڑتے تھے تو یہ بہت خطرناک بات تھی، کیونکہ ہر وقت تو جانی میرے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر کسی روز میں گھر میں اکیلا ہوا اور ٹوانا صاحب کو دورہ پڑ گیا تو یہ سوچتے ہی میری جان نکل گئی۔ ایسی بات کا تو تصور بھی محال تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال پیش آ گئی تو مجھے باقی کی زندگی قصہ خوانی بازار کی نکر پر بسر کرنی پڑے گی۔ جانی یکدم اٹھ کھڑا ہوا اور میں چونک اٹھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ جانی نے اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی بلند کی اور سگریٹ کا آخری کش لے کر پیروں تلے مسل دیا۔ میں نے برا سا منہ بنایا اور دوبارہ ٹیک لگا لی۔ جانی واپس آیا تو خاصا مطمئن تھا۔ اس نے بیٹھنے کی بجائے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کوئی سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے اس کے ساتھ ٹوانا صاحب کی کوٹھی سے نکل آیا۔ سڑک پر آتے ہی جانی نے میرا ٹھکانہ پوچھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اگر میں گھر گیا تو دوبارہ فہمی کی ہتھے چڑھ سکتا ہوں۔ میری بات سن کر جانی نے اپنے بالوں میں خارش کی، پھر بڑے پر اصرار انداز میں میرے کان کے قریب ہوتے ہوئے بولا، میرے ساتھ رہ لو۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ مدد ہے یا آفر؟ ابھی تیری مدد کر رہا ہوں، لیکن میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر میری ایک شرط ماننا ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں یکدم چمک ابھری۔ میں کانپ گیا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری شرط پر، میں کہیں اور رہ لوں گا۔ میں حیرت سے بولا، شرط سنے بغیر ہی لعنت بھیج دی؟ حیرت ہے، میں ٹھٹکا۔ شرط تو واقعی میں نے سنی نہیں تھی، اور سننے میں حج ہی کیا تھا۔ میں تو ویسے ہی بات، شرط یہ ہے کہ تمہیں ٹوانا صاحب کی طرف سے ملنے والے آدھے پیسے مجھے دینے ہوں گے بطور کرایہ، جانی نے کہا، اور میری جان میں جان آئی۔ میں نے فوراً سے پہلے حامی بھر لی۔ میری طرف سے مثبت جواب ملتے ہی جانی نے
मेरे कंधे पर हाथ मारा और सड़क की दूसरी तरफ चल पड़ा। वहां से हम लोग वैगन में बैठे और शहर के दूसरे सिरे पर कायम कच्ची आबादी में पहुंच गए। जानी ने रास्ते में कोई बात नहीं की और खामोशी से बैठा रहा। कच्ची आबादी के स्टॉप पर वैगन रुकी तो मुझे अंदाजा हुआ कि यह सिर्फ कच्ची ही नहीं बल्कि पक्की भी है। जानी गालबन मेरी कैफियत को भांप गया था, इसलिए लातल्लक सा होकर बोला, इस आबादी पर लोगों ने 40 साल से कब्जा कर रखा है और अब यह सिर्फ नाम ही की कच्ची आबादी रह गई है, वरना यहाँ सारे मकान पक्के हैं। मैं खामोश रहा। जानी कच्ची आबादी की मुख्तलिफ गलियों में घूमता रहा और फिर तकरीबन 1 फरलांग चलने के बाद एक तंग सी गली में मुड़ गया। गली इतनी तंग थी कि एक साथ 2 बंदे नहीं चल सकते थे। इस गली में से जनाजा कैसे निकलता होगा? मैंने नया सवाल किया। यहाँ से जनाजा नहीं निकलता, जानी ने इत्मीनान से कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि जिसको मरना होता है वो गली से बाहर जाके मरता है, और अगर अंदर मर जाए तो फिर इसकी लाश रस्सी से बांधकर दूसरी तरफ अस्तबल वाली गली में लटका दी जाती है। इसने अपनी बात मुकम्मल होने पर खुद ही एक कहका लगाया और एक नीम बुसीदा मकान के सामने जाकर रुक गया। ये तुम्हारा घर है? मैंने पूछा। नहीं, जानी ने हस्बे आदत आंख मारी। ये मेरी मुंह बोली बीवी का घर है। इसने नया रिश्ता याद किया। मुंह बोली बीवी, माशूका को शरीफाना जबान में यही कहते हैं। इसने मुझे हौसला दिया। तो क्या मैं तुम्हारी माशूका के साथ रहूंगा? मैं डर गया। जानी ने अपना आता हुआ कहका कंट्रोल किया और नीम हंसी के अंदाज में बोला, अबे जब मुझे कोई एतराज नहीं तो तू किस लिए घबराता है? मेरा मतलब है, इसे तो एतराज होगा ना? अबे नहीं करेगी एतराज। वो MBBS है और बड़े खुले दिमाग की है। MBBS? क्या डॉक्टर है? मेरी आंखें फैल गईं। नहीं तो तुझे किसने कहा? अभी तूने कहा ना कि MBBS। जानी के पेट में बाल पड़ गए। हंसते हुए खांसा और खांसते हुए बोला, अबे MBBS का मतलब है मुंह बोली बीवी शरीफा। इसने वाजिया किया और मेरे हल्क से तवील सांस निकल गई। जानी ने आगे बढ़कर बुसीदा से दरवाजे को थोड़ा सा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, लंग आ बेगैरता।